के कार्यक्रम का सम्मानित स्वर जो समाज सेविका भी हैं, जिनको अल्प आयु में राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है, एक ऐसी साहित्यकार जो समाज सेविका के साथ साथ नारी सशक्तिकरण का, महिला सशक्तिकरण का काम भी करती हैं, जो प्रोफेसर हैं। तो डॉक्टर प्रीति माहौर के लिए जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए। आइए मैं बुलाता हूं डॉक्टर प्रीति माहौर को, वो आए और अपना काव्य पाठ करें। जरा जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत होना चाहिए। लोग हमेशा से कहते रहते हैं, समझते रहते हैं कि महिलाओं के लिए हम देवताओं से ज़्यादा बड़ा स्थान देते हैं। सर ने भी कहा, बाकी जितने लोग भी हैं जो भी आके यहाँ वक्तव्य देगा, सब यही कहेंगे कि महिलाओं का स्थान देवताओं से भी ऊपर है। निसंदेह महिलाओं को सिर्फ 2 ही रूपों में हम लोग मानते चले आ रहे हैं, या तो देवी या दैन्य। या तो हम ये कहते हैं कि यत नारते पूजते रमते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। या फिर हम ये कहते हैं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। पर इन सबके बीच में बहुत सारी सामान्य महिलाएं भी हैं। हम रोएंगे, हमारे अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन है, तो हमारे आंसुओं को आप कमज़ोर नहीं कह सकते। हम अगर भावनाओं से जुड़े हुए हैं, तो हम महिलाएं हैं तो हम भावनाओं से जुड़े हुए होंगे। हमें सबसे पहले तो इंसान मान लीजिए। हमारे समाज में सब चाहते हैं कि महिलाएं तरक्की करें, आगे बढ़े, सब कुछ करें, लेकिन जाने से पहले 1 कप चाय और 2 पराठे पर पर्सन के हिसाब से बना के जाएं। और उसके बाद यदि हम मंच पे उनको सम्मान दे देते हैं, हम उनके लिए कुछ बेहतर कर देते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि हमने उनके लिए बहुत कुछ कर दिया है। अब तो हमें देवता समान पूजने के लिए, पति के चरणों में स्वर्ग होता है, पति देवता होता है, निसंदेह होता है। लेकिन उन पतियों का क्या है जो अपनी पत्नियों को घर में गालियां देते हैं। अभी 2 पुरुषों का झगड़ा हो जाए, यहीं पर 2 लोगों में आप में झगड़ा हो जाए तो पुरुषों का झगड़ा होगा, लेकिन जितनी भी गालियां दी जाएंगी वो सब महिलाओं से संबंधित दी जाएंगी। फिर कौन सा सम्मान बचता है? दर्द मेरा मैं नहीं समझी तो फिर समझेगा कौन? दर्द मेरा मैं नहीं समझी तो फिर समझेगा कौन? मेरे हक में मैं नहीं बोली तो फिर बोलेगा कौन? आहा, वाह, जिंदाबाद। गिनती की 4 घटनाएं हो गई, गिनती की 4 घटनाएं वो अपवाद बन गई। पूरा पुरुष समाज खतरे में आ गया, सब डर के मारे बैठ गए, नीले ड्रमों का बिकना बंद हो गया। और महिलाएं जो सदियों से झेलती आ रही हैं, उसका क्या है? मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना परिचय, इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज कल चली। महादेवी वर्मा ने ये नाइलें उस समय लिख दी थी जिस समय सिर्फ उनकी खूबसूरत ना होने के कारण उनके पति ने उनको घर से निकाल दिया था। तब महादेवी वर्मा के द्वारा ये लाइनें लिखी गई थी। पीर गहरी हो चुकी है अब पिघलनी चाहिए, पीर गहरी हो चुकी है अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद महज हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। आप सिर्फ मंच पे महिलाओं को सम्मान ना दें। अभी सर ने अभी पूछा था कि 33% रिजर्वेशन, इतना पेट में दर्द है। 33% रिजर्वेशन के लिए हमारे यहाँ महिलाओं को अर्धांगिनी कहा जाता है। 50% तो पहले से हमारे पास है। 33% देकर आप 28% तो और कम कर दे रहे हैं, 27%। तो कौन सा बहुत बड़ा वाला काम कर दिया? अगर हमने जिस दिन अपना 50% मांग लिया उस दिन, तब क्या होगा? आप ये सोच करके देखिए जरा। आप 33% के लिए परेशान हैं। सोचने वाली बात है। हमारे यहाँ की हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। अब 2 बचाएं इसके। हर सफल पुरुष के पीछे अगर एक महिला एक पुरुष को सफल कर सकती है, यदि वही महिला खुद के लिए हिम्मत कर ले, खुद आगे बढ़ जाए, तो खुद कितना आगे बढ़ सकती है, ये कल्पना कीजिए। और महिला पीछे क्यों है? वो साथ में क्यों नहीं हो सकती? माँ, बहन, पत्नी, बेटी साथ में भी तो हो सकती है। जिस महिला ने आपका सपोर्ट किया, सहयोग किया, उसे आप पीछे छोड़कर आएंगे, खुद आगे आके सम्मान प्राप्त कर लेंगे। तो मेन मकसद सिर्फ इतना है कि सिर्फ एक दिन महिला दिवस मना
लेने से कि एक दिन कवियत्री सम्मेलन, बहुत 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 आभार कि आपने बुलाया, दोबारा तो बुलाएंगे भी नहीं, है ना, लेकिन आपने बुलाया इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा आभार। लेकिन मेरा मानना सिर्फ इतना है कि घर में जो आपके खुद के महिला है, एक दिन उसके साथ सहयोग कर दीजिए, उसको वही सम्मान दे दीजिए जिसकी वो वास्तव में हकदारी है। ये कविता बहुत छोटे पर लिखी थी, ये सत्य घटना के ऊपर आधारित है। कविता में इसका रूप दिया गया है, लेकिन घटना सत्य है। थोड़ा सा अपने हिसाब से कुछ चीज़ें छोड़ दी गई हैं, तो उस पर प्रस्तुत है आपके सामने। आभार चाहेंगे। ना गिन सकोगे पृष्ठ तुम मेरी व्यथा के, ना गिन सकोगे पृष्ठ तुम मेरी व्यथा के, मैं दहेज में जली हूँ मेरी इस कथा के। ना गिन सकोगे पृष्ठ तुम मेरी व्यथा के, मैं दहेज में जली हूँ मेरी इस कथा के। दो भाइयों की थी एक बहन छबीली, हृदय का टुकड़ा बाप माँ की चमेली। मेरे भले को पिता ने था ऐसा कर दिया, यानी उन्होंने मेरा विवाह कर दिया। मेरे भले को पिता ने था ऐसा कर दिया, यानी उन्होंने मेरा विवाह कर दिया। विवाह में उन्होंने बहुत सा दहेज भी दिया था, कुछ मांग के दिया था, कुछ कर्ज से दिया था। यही होता है ना कि दहेज नहीं चाहिए होता है, पर बारातियों का स्वागत अच्छे से हो जाना चाहिए। अब भाई सास को 5 गहने तो आएंगे, तो विवाह में उन्होंने बहुत सा दहेज भी दिया था, कुछ मांग कर दिया था, कुछ कर्ज से दिया था। दहेज बापू ने हद से ज़्यादा ही दिया था, दहेज बापू ने हद से ज़्यादा ही दिया था, पर ससुरालियों की दृष्टि में वह कम ही पड़ा था। छोड़ो भी इस कथन को, मैं ससुराल में आई हुई आज से पिया की और बाबुल की पराई। ससुराल में मुझे ना तो सही से चाय या नाश्ता ही मिला, करने को जो था वह ढेर सा काम मिला। हमारे यहाँ सब यही चाहते हैं, जिस दिन से बहू आए घर में सबको पहचान जाए, ससुर जी को क्या चाहिए, जेठ जी को क्या चाहिए, सासू माँ कौन सी चाय पीती हैं, ननद जी किस समय सो के उठती हैं, उसे खुद को क्या चाहिए ये कोई जानना ही नहीं चाहता। तो ससुराल में मुझे ना तो सही से चाय ना ही नाश्ता ही मिला, करने को जो था वह ढेर सा काम मिला। एक दिन बोली सासू जी मुझसे, एक दिन बोली सासू जी मुझसे, झटपट ले आ रंगीन टीवी तू अपने घर से। मैं रोती बिलखती बाबुल के घर आई, रोती बिलखती बाबुल के घर आई, देखकर दशा मेरी सभी की दुख से छाती फटाई। बाबूजी घर को गिरवी रखकर टीवी ले आए, बाबूजी घर को गिरवी रखकर टीवी ले आए, क्योंकि बेटी की खुशी से बढ़ के ना पिता के लिए कुछ होता नहीं है। वो सोचते हैं शादी की है, अच्छे से निभ जाए तो अच्छी बात है। घर को गिरवी रख के बाबूजी टीवी ले आए, उसको उठा के वह पीहर में दे आए। कुछ दिन तो फिर खैर मेरे ठीक से कट गए, कुछ दिन तो फिर खैर मेरे ठीक से कट गए, मांगों के सिलसिले तो मगर फिर से शुरू हो गए। एक दिन कर दी देवर ने फरमाइश सी बड़ी, ले आओ अपने घर से एक बढ़िया सी घड़ी। मैंने कहा बाबुल की हालत ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब तो घर भी नहीं है। उसने कहा तेरे बाप ने कुछ तो दिया होता, जब ताने देते हैं ना तो लोग देखते नहीं क्या कह रहे हैं। उसने कहा तेरे बाप ने कुछ तो दिया होता, इससे अच्छा था उसने तुझे कोठे पे बिठा दिया होता। ठीक, इससे अच्छा उसने कहा तेरे बाप ने कुछ तो दिया होता, इससे अच्छा था उसने तुझे कोठे पे बिठा दिया होता। सुनकर के ये शब्द मैंने आपा खो दिया, एक जोरदार हाथ देवर के गाल पर जड़ दिया। पर बर्दाश्त नहीं हो सकता इतना। आपको लगता है इतना बर्दाश्त हो जाएगा? देवर को थप्पड़ मार दो, अपराध। सुनकर के ये मैंने अपना आपा खो दिया, एक जोरदार हाथ देवर के गाल पर जड़ दिया। देखकर ये दृश्य वह लोग मेरे समीप आए, देवर उठा के झट से मिट्टी का तेल लाए। मैंने कहा घटना बहुत पहले की, अब तो शायद सिलेंडर फट गया होता। देवर उठा के झट से मिट्टी का तेल लाए, आके समीप वेरे वह मुस्कुराने लगे, वो दहेज के लोभी तेल छिड़कने ही लगे। तभी छोटी नदी दौड़ती हुई वहां आई, जलती माचिस की तीली मेरे तन से थी छुआई। मेरे देखते ही देखते कयामत आ गई, मैं आग और शोलों में थी बिल्कुल घिर गई। मैं चीखती रही, आज का अखबार उठा के देख लीजिए, एक ना एक घटना आपको मिल जाएगी जिसमें कोई बहू बेटी की जान गई होगी। मैं चीखती रही, दुष्ट हंसते रहे, वो दहेज के लोभी तेल छिड़कते ही रहे। आखिर के शोलों की लपटें शांत हो गई, प्राणांत हुआ मेरा और मैं बिल्कुल मर गई। अब हाय बहू कहकर सास अभिनय कर रही, अब हाय बहू कहकर सास अभिनय कर रही। स्टोव फट गया है वो ये सबसे कह रही। स्टोव जब भी फटते थे, स्टोव सिलेंडर, हमेशा बहुएं मरती थी। ये एक जज ने भी कहा था कि जब भी स्टोव और सिलेंडर फटते हैं, कभी बेटी क्यों नहीं मरती, बहू क्यों जल के मरती है।
स्टोव फट गया है वो ये सबसे कह रही, पति देवर बेचैनियों में यूं टहल रहे, देवर हाय भाभी कहकर फिर रो रहे। दरोगा भी आए और पुलिस भी आई, पर उनके खिलाफ उसने ना की कोई कार्रवाई। हमारे यहाँ केस तब तक चलते रहते हैं जब तक पता चलता है, निर्णय का नंबर आता है, वादी की मृत्यु हो चुकी होती है। पुलिस भी आए और दरोगा भी आए, पर उनके खिलाफ उसने ना की कोई कार्रवाई। पुलिस भी क्या करती, मजबूरी भी उसकी बनी, ससुर जी ने उनकी जेबें नोटों से थी फुल भरी। इस घटना ने माँ बाप पर वज्रपात कर दिया, इस हादसे ने उनका स्वर्गवास कर दिया। ससुरालियों को मायके से एक डर ही क्या था, एक खून उबला भाइयों का उन्हें चुप करा ही दिया। कुछ समय बाद इसके एक सुघटना हो गई, सासुल जी की सर्पदंशा में मृत्यु हो गई। ससुरालियों पर हाय मेरे माँ बाप की पति, ससुरपति देवर की कार ट्रक से जा लड़ी। छोटी नदी तो अब अनाथ हो गई, एक एक रोटी के लिए मोहताज हो गई। खैर शुक्र है मुझे न्याय तो मिला, इस समाज से ना सही ईश्वर से वो मिला। पर हर किसी को नहीं देता ईश्वर न्याय की ये रीति, क्या हर किसी बहू बेटी को मिल सकेगा न्याय? बोलो ये प्रीति, ये दहेज हर किसी बहू बेटी के जीवन का दुखद मोड़ है। दहेज नहीं है ये समाज का एक कोड़ है। बस इतने ही है प्रश्न मेरी व्यथा के, मैं दहेज में जली हूँ मेरी इस कथा के। ना गिन सकोगे प्रश्न तुम मेरी व्यथा के, मैं दहेज में जली हूँ मेरी इस कथा के। हम लोग जब अपने भाइयों की शादी करने जाते हैं तो हम चाहते हैं सब कुछ मिल जाए, लेकिन जब बहनों की शादी करने जाते हैं तो हम कहते हैं सामने वाला बहुत मांग रहा है। इन दोनों का अंतर कहीं ना कहीं हमें समाज को बेहतर करने के लिए समझना पड़ेगा। अब थोड़ा माहौल थोड़ा शांत हो गया है तो एक कविता प्रेम की, तो आप सबका अगर आशीर्वाद हो तो एक प्रेम की कविता। आप सब लोग उस उम्र से गुजरे होंगे जिस उम्र में पहली बार प्रेम होता है, पहली बार प्यार होता है। आप बताए ना बताए लेकिन हुआ होगा। जब आप किसी से हद से ज़्यादा वाला प्रेम करते हैं ना, हद से ज़्यादा वाला, एक होती है हद, एक होती है हद से ज़्यादा वाला, जहाँ आप खुद को भूल जाते हैं। उस प्रेम में आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए सब कुछ है, सामने वाला सिर्फ और सिर्फ आपका है और सब कुछ सिर्फ आपके लिए है। और फिर अगर आपको पता चले कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था वहाँ तो ऑलरेडी कोई और एप्लीकेशन है, तो ये ब्रेकअप से भी ज़्यादा वाली तकलीफ होती है। ब्रेकअप में तकलीफ होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन नहीं बनी ठीक है भाई, तुम अलग हम अलग, लेकिन जहाँ आप सोच रहे थे सब आपका है वहाँ आप कुछ भी नहीं बचा। सामने वाले ने जितना बोला सिर्फ झूठ बोला। तो फिर एक कविता लिखी थी, जब मैंने झुरमुट से देखा दूर खड़ा वह मुस्कुरा रहा था। जब मैंने झुरमुट से देखा दूर खड़ा वह मुस्कुरा रहा था, मानो मेरी तन्हाई पर वो भी आंसू बहा रहा था। सपन सलोने सजाए मैंने, पल भर में सब बिखर गए थे मैंने जो पक्के समझे, बंधन सारे टूट गए। खामोशी चिल्ला रही है अकेली पड़ी वीरानी में, खामोशी चिल्ला रही है अकेली पड़ी वीरानी में, मौन की भाषा समझे कौन हंस रही बर्बादी में। शून्य शिखर पर चढ़कर मैंने, जब हम लोग योग करते हैं तो सबसे ऊपर शून्य शिखर तक पहुंचते हैं और वहां जाके लगता है हम सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे क्योंकि हमने योग की परम साधना प्राप्त कर ली है। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है हम तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड में हमारा कोई अंश ही नहीं है। तो शून्य शिखर पर चढ़कर मैंने, जब प्रेम की आप पराकाष्ठा को प्राप्त करें फिर आपको चले आपकी तो एप्लीकेशन ही बेकार थी। शून्य शिखर पर चढ़कर मैंने खुद को शून्य ही है पाया, अंधियारा आया तो छोड़ गया मेरा साया। उजालों को क्या पहचाने सूरज ही जब हुआ बेगाना, उजालों को क्या पहचाने सूरज ही जब हुआ बेगाना, दियों से भी क्या मांगे अब उन्होंने भी किया किनारा। फूल जब मिले नहीं तो कांटों से आशियाना बना लिया, स्मिताएं जब छोड़ गईं तो आंसू से दामन सजा लिया। प्यार की परछाइयों के पीछे भागे हम सदा, प्यार की परछाइयों के पीछे भागे हम सदा, परछाइयाँ तो मिली नहीं आंखें खोई हमने सदा। पाती लिख लिख मिटा रही हूँ, पाती कहते थे चिट्ठी को, नए बच्चों को नहीं पता होगा, पुरानों को तो सबको पता ही होगा। पाती लिख लिख मिटा रही हूँ, सोच रही हूँ बाचे कौन कौन बांट के आए। पाती लिख लिख मिटा रही हूँ, सोच रही हूँ बाचे कौन, कितनी बार तो भेज चुकी हूँ उसको मैं संदेशा मौन। सोचने को क्या बचा अब, विचार ही सब खो गए,
गए, देखकर अपनी ये दशा हम फिर से रो बहुत गए, सुंदर। हम फिर से रो गए। एक बार जरा